बाप की मौत का बदला लेने के लिए मेरी छाती पर चढ़ आए हैं। तूने उनके पिताओं की खोपड़ी तो काट दी, मगर उन सपोलों को क्यों जिंदा छोड़ दिया? रायकरिंगा ने भरी सभा में प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी छाती ठोकते हुए कहा, रायकरिंगा हूँ मैं, रायकरिंगा। जैसे मैंने उनके बाप चाचा की खोपड़ियाँ काटी थी, वैसे ही उन पांचों की खोपड़ियाँ काटकर उसी बरगद की डाली पर उनके बाप की खोपड़ियों के साथ सजाऊंगा। राजा जंभे के बड़े पुत्र सूरज ने क्रोध में आकर कहा, आप निश्चिंत रहें पिताश्री, उन महोबा के बनाफरों को मांडवगढ़ की धरती पर ही गाड़ेंगे। ऐसा कर बरपाऊंगा कि उनके कुल में कोई उनके पिंडदान के लिए भी नहीं बचेगा। जब मांडवगढ़ के मित्र राज्यों को आक्रमण की खबर मिली तो 5 घड़ियों की सेनाएं मांडवगढ़ की ओर कूच कर गईं। देखते देखते पंचगढ़ी की सेनाएं मांडवगढ़ के किले के अहाते में सजने लगी। धीरे धीरे 50,000 की विशाल सेना के साथ मांडवगढ़ का किला एक अभेद्य किले में तब्दील हो गया। इधर मांडवगढ़ के बबूरी वन में महोबा की सेना के शिविर में सभी सामंत और सेनापतियों ने रात्रि विश्राम के दौरान युद्ध की रणनीति पर चर्चा करने लगे। तभी चलती हुई चर्चा के बीच ढेबा आ पहुंचा। नीति शास्त्र का चाणक्य कहे जाने वाले ढेबा ने आल्हा को सुझाव दिया, हमारा सीधे मांडवगढ़ से टकरा जाना समझदारी नहीं होगी जब तक कि हमें उनकी ताकत और कमजोरियों का सही अंदाजा न हो। मांडवगढ़ के किले में पंचघड़ी की सेनाएं पहले ही पहुंच चुकी हैं और राजा जंभे 50,000 की सेना के साथ मांडवगढ़ की किलेबंदी कर चुका है। आल्हा ने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ढेबा ने कहा, हमें सबसे पहले मांडवगढ़ के अंदर सन्यासी बनकर जाना चाहिए और वहाँ के गुप्त रहस्यों को जानना चाहिए। यह सुझाव महोबा के सभी वीरों को पसंद आया। सूरज की पहली किरण के साथ ही राजकुमार ब्रह्मा को बबूरी वन में छोड़कर चारों सूरवीर आल्हा, उदल, मलखान और ढेबा सन्यासी वेश में मांडवगढ़ की ओर निकल पड़े। मांडवगढ़ पहुंचते ही सभी सूरवीरों ने जोगियों के भेष में, कोई ढोलक पर थाप दे रहा था तो कोई सितार की मधुर धुन छेड़ रहा था। उधर उदल मस्ती में मग्न होकर पनघट पर राग मल्हार गाते हुए नृत्य करने लगा। उदल ने संगीत और नृत्य का ऐसा अद्भुत समा बांधा कि पनघट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तभी राजा जंभे की पत्नी रानी कुशला की एक खास दासी रूपा बांदी यह सब देखने के लिए पनघट पर